नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी पॉलिटी के ऊपर है कि पॉलिटी के अंदर क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है और एक के बाद एक एग्ज़ाम्स आप लोगों के आ रहे हैं। अभी एसएससी एमटीएस चल रहा है, इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट आएगा, उसके बाद सीजीएल है और साथ में फिर सीडीएस एनडीए वगैरह भी सभी पेपर साथ में आ रहे हैं। तो पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में पॉलिटी को लेके आ रहे हैं। और वो किस किस टॉपिक से आ रहे हैं पॉलिटी के, क्योंकि पॉलिटी बहुत वास्ट है और आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है इसको ब्रीफ में। क्योंकि आप हो सकता है आप पेपर में जाने से पहले या फिर रास्ते में चलते चलते आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो इस वीडियो का वो ये है कि आप लोगों तक वो हर चीज़ पहुँचे पॉलिटी की, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो सिर्फ डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। हम डायरेक्ट आपको इस वीडियो के अंदर वही कराएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और चलते हैं सीधा वीडियो की स्टार्टिंग में। पहला स्लाइड आपके सामने। सबसे पहले पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया और क्या क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, 14 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एक एग्ज़ाम में हम शायद एसएससी का 2 साल पुराना कोई एग्ज़ाम का देख रहे थे, हम PYQ। उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया, और ऑप्शंस में दिया गया था जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और राजेंद्र प्रसाद, और शायद एक और नाम था, वो मेरे को अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि ये माइंड में जो छोटे छोटे क्विक क्वेश्चंस हैं इनको अपने माइंड में सेट कर लो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है, जो कि 14 अप्रैल को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 जनवरी 1949 को बन चुका था, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में हमारे 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे, जबकि कुछ बुक्स है जो इसको वो बोलती है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन कभी भी इतना डीप नहीं जाएगा, फिर इतना आसपास के ऑप्शंस आपको नहीं देगा कि 11 दिन 18 दिन। आपको अप्रोक्सीमेट याद होना चाहिए कि आपको 3 साल अप्रोक्सीमेट लगे थे। इन चीज़ों पे आप हम इतना मतलब एग्ज़ाम इतना भी डीप नहीं जाएगा, किसी भी फील्ड का, चाहे वो MTS का हो, CGL का हो, NDA का हो, CDS का हो, वो इतना डीप नहीं पूछेगा कि उसको कितने दिन, कितने महीने और कितने साल लगे थे। लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए ये माइंड में सेट होना चाहिए कि 2 साल 11 महीने और 17 या फिर 18 दिन उसको लगे थे। ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट और 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट और 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं अभी तक। ये आर्टिकल्स डे बाय डे इंक्रीज़ होते रहते हैं। जैसे ही कोई नया अमेंडमेंट आएगा तो हो सकता है 1-2 आर्टिकल और इंक्रीज़ हो जाए, या फिर पार्ट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1-2 और इंक्रीज़ हो जाए। और जो हमारा प्रियम्बल है उसमें सिर्फ आज तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है, वो आपको आगे पता चल जाएगा, वो इसके अंदर सब हमने रखा हुआ है। प्रियम्बल में आज तक एक ही जो अमेंडमेंट है वो हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जो प्रियम्बल के अंदर आपका एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, वो आपको सब आगे धीरे धीरे आप जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ों का पता लगता जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सभी उन चीज़ों को कवर किया है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ था उस वक्त उसके अंदर 8 शेड्यूल्स थे, जो कि आज की डेट में 8 से 12 हो चुके हैं। और किस डेट को कितने शेड्यूल, कौन से अमेंडमेंट में कितने शेड्यूल इंक्रीज़ हुए, वो आपको आगे बता दिए जाएंगे, जो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अभी हम लोगों ने आपको बताया कि 25 पार्ट्स हैं, लेकिन 25 पार्ट्स में अब कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो फर्स्ट है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है चेंजिंग ऑफ बाउंड्रीज एंड यूटी स्टेट्स। किसी कंट्री के साथ कोई बाउंड्री चेंज हो रही है, स्टेट की कोई बाउंड्री चेंज हो रही है, यूनियन टेरिटरीज़ की कोई बाउंड्री चेंज हो रही है, वो सब हमारा आता है पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 में बात कर ले तो जो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में जो हमारे आर्टिकल्स है वो 5 से 11 जो हमारे आर्टिकल्स है ये सिटीजनशिप में आते हैं। और सिटीजनशिप को अक्वायर करने के और सिटीजनशिप को छोड़ने के, अक्वायर और लूज़ के दो एक बहुत ही ट्रिक होती है अच्छी सी याद करने की, जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दी है, जिसका नाम है ब्रांड।
ब्रांड, बी फॉर बर्थ, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, ए फॉर एक्विजिशन, एन फॉर नेशनलाइजेशन एंड डी फॉर डिसेंट। इसी तरह अगर हमें लूज़ करनी है सिटीजनशिप, अगर किसी को अपनी सिटीजनशिप छोड़नी है तो उसके भी 3 तरीके होते हैं, जिसको बोलते हैं DRT। डी फॉर डेप्रीवेशन, आर फॉर रेनुंशिएशन और टी फॉर टर्मिनेशन। इन 3 चीज़ों से आप अपनी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो छोड़ सकते हो। और अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो आपके पास ये 5 ऑप्शंस होते हैं: ब्रांड, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेशनलाइजेशन और डिसेंट। बहुत ही आपको हर चीज़ के अंदर एक ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप उन चीज़ों को बिल्कुल आसानी से अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि इसका मतलब ये है, और यहाँ से आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे जो आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे। तो बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स है, ये आप सभी को पता होगा कि ये जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं। कि आप जस्टिसेबल नेचर का आप शायद मतलब समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे तो आगे आप देखते जाओगे वीडियो में तो आप समझ पाओगे जस्टिसेबल इन नेचर का क्या मतलब है। ये जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्टिसेबल इन नेचर। उसके बाद बात कर लेते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं 14 से 18, क्योंकि जो राइट टू इक्वालिटी है ये मेन एक फंडामेंटल राइट है जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। इक्वालिटी के जो आगे सब पार्ट्स हैं उनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि किस आर्टिकल में 17 में क्या आता है, 16 आर्टिकल में क्या आता है, तो उन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। जो आपको सिर्फ फिलहाल इतना याद करने की ज़रूरत है इस पेज से कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं। इसमें हमारे टोटल जो फंडामेंटल राइट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी ये 14 से 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम है ये 19 से 22 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये हमारा 23 से 24 में आता है। फिर हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे पास अपना रिलीजन चुनने का जो हक है वो हमारा 25 से 28 में आता है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स है जो कि 29 से 30 में आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है ये हमारे आर्टिकल 32 में आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है पार्ट 4 DPSP। पार्ट 4 जो DPSP है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके अंदर आर्टिकल हमारे 12 से 35, जिसके अंदर जो मेन 4A है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आर्टिकल 15A में बाद में ऐड किया गया था अमेंडमेंट के थ्रू। जो हमारा टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन 42 अमेंडमेंट जब हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए कि 42 अमेंडमेंट जब हुआ उसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। तो उसके बाद जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 1 से डायरेक्ट 11 हो चुकी है। बात कर लेते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 के अंदर हमारा आता है आर्टिकल 52 से 151, और जो सबसे मेन इसके अंदर पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के लिए आपको मेन पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया बोला जाता है। रेजिग्नेशन जो अपना है ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ये इनको ओथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं। अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट करना पड़ता है, और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर आपको आर्टिकल 61 में बताया गया है। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो कैसे होगा, सिंगल वोटिंग सिस्टम से होता है, आप सबको पता होगा। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 54 ऐसा आर्टिकल है जो पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। आर्टिकल 54 से क्वेश्चंस बनते हैं, 61 से बनते हैं, 72 और 123, वही आपकी स्क्रीन पे लिखवाया गया है। इसके अंदर कोई मतलब फालतू की चीज़ें नहीं है आपको इसके अंदर शो करवाई जा रही। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो इनको नोट करते जाओ, क्योंकि ये पॉलिटिक एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर आपको हर चीज़ें ब्रीफ में मिलेंगी। आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपका एग्ज़ाम 100% जो भी क्वेश्चंस आप पेपर में करोगे वो यहीं से बनेंगे। उसके बाद जो पार्डनिंग पावर है, अगर किसी को फांसी हुई है उसकी सज़ा कम करनी है, या फिर कुछ केसेस में पार्डनिंग पावर जो होती है वो हमारे गवर्नर के पास भी होती है और प्रेसिडेंट के पास भी होती है। लेकिन गवर्नर की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, जबकि जो प्रेसिडेंट की पावर होती है ये अपनी पावर को पूरा इस्तेमाल कर सकता है। गवर्नर के पास कुछ लिमिट लगाई गई है कि वो यहाँ से उसको यूज़ कर सकता है। ये आपको आगे पता चल जाएगा जब हम गवर्नर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 72 में आती है, जो ऑर्डिनेंस पावर है वो आर्टिकल 123 में आती है, और सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस प्रेसिडेंट को बोला जाता है। ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस अगर आपके पेपर में आता है किसको बोला जाता है तो ये प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस बोला जाता है। इसी तरह गवर्नर को क्या बोला जाता है, गवर्नर को बोला जाता है हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, कि प्रोसीजर क्या है
हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। तो इनको सिर्फ इलेक्टेड मेंबर से, जो राज्यसभा के और लोकसभा के, या फिर जो यूनियन टेरिटरीज होती है दिल्ली, जे एंड पुडुचेरी, इन 3 जगह के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही प्रेसिडेंट की वोटिंग में अपना वोट दे सकते हैं। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके पास पेपर्स में आप देख रहे हो कि 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, इनमें से कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वहाँ पे आप याद रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसको अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल ब्रीफ में लिख लेना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ये पार्ट नहीं लेती इलेक्शन में। उसके बाद बात कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन है इसकी, लोकसभा मेंबर की इक्वल होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। और आर्टिकल 143, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जा रहा है पेपर में, आर्टिकल 143 की जो प्रेसिडेंट है ये कैबिनेट से एडवाइस ले सकता है या फिर उनको एडवाइस दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। उसके बाद आ जाता है प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट सीएजी को अपॉइंट करता है, एजी को अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, यूपीएससी, गवर्नर, फाइनेंस कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एनसीएसटी, एनसीएससी, एनसीबीसी। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा प्रेसिडेंट इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको 6-7 चीज़ें भी आपके माइंड में फिट हो जाती है तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस को, क्योंकि आपका आधा पेपर तो एलिमिनेशन से ही हो जाता है। क्योंकि अगर आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आपको पता है प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है, वो पार्डनिंग पावर उसके किस में आती है, उसका इलेक्शन मेथड किस आर्टिकल में आता है, तो आप पेपर में काफ़ी आसानी से जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हो। अब मान लो कि आपके पास पूछा गया कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में आता है, आपके पेपर में ऑप्शन आ गया और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आर्टिकल 61, 54, 72 और 123। तो आप सबको इलेक्शन आपको तुरंत याद आना चाहिए। जो इम्पीचमेंट है वो 61 में था, लेकिन अगर आपको 61 ध्यान नहीं आ तो आपको ये याद आ जाएगा जो इलेक्शन मेथड था वो हम लोगों ने 54 में पढ़ा था। पार्डनिंग पावर हमने 72 में याद की थी। ऑर्डिनेंस जो पावर थी वो उसकी 1, 2, 3, आप इसको ऐसे याद कीजिए, ऑर्डर 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 1, 2, 3। तो ऑर्डिनेंस पावर जो है वो 1, 2, 3 आर्टिकल में प्रेसिडेंट की आ जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 163। आप सबको ये याद होगा बहुत ही आसानी से। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है ये होता है 5 साल का। 5 साल का जो टेन्योर होता है वो होता है प्रेसिडेंट का। उसके बाद रेजिग्नेशन ये अपना प्रेसिडेंट को देते हैं, ओथ इनको प्रेसिडेंट दिलाता है। इनको कोई भी इम्पीच नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर को लेके। वाइस प्रेसिडेंट को कोई भी इम्पीच नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट को आप इम्पीच नहीं कर सकते। इनका जो इलेक्शन मेथड होता है वो सेम होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है। दूसरा, हम लोगों ने बताया था गवर्नर को क्या बोला जाता है, हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ था सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट को बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। पार्ट 5 में ये आते हैं द यूनियन में। ओके, वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 63। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पार्ट 6 में। पार्ट 6 में आती है स्टेट्स, जिसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं आपके 152 से लेके 152 से 237। 152 जो होता है ये गवर्नर होता है, गवर्नर को कैसे अपॉइंट करना है, क्या क्या गवर्नर की पावर्स होती हैं और क्या क्या उसके अंदर ऑर्डिनेंस पावर उसकी किस आर्टिकल में आती है, पार्डनिंग पावर कहाँ पे, तो वो हम सब इसके अंदर स्टडी करेंगे। जो गवर्नर होता है ये एक टाइम पे 1 से 2 से ज़्यादा स्टेट्स का अपॉइंट हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन होती है कि अपने मदरलैंड का नहीं हो सकता। मान लो अब वो पंजाब का है, उसकी जो मदरलैंड उसका जो बर्थ प्लेस है वो पंजाब है, तो वो पंजाब का गवर्नर कभी भी अपॉइंट नहीं हो सकता। वो हरियाणा का हो सकता है, वो जम्मू कश्मीर का हो सकता है, गोवा का हो सकता है, लेकिन पंजाब का कभी भी नहीं हो सकता। तो ये एक टाइम पे 1-2 से ज़्यादा जगह पे गवर्नर रह सकता है। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनकी जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जो ओथ है गवर्नर को वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है। रेजिग्नेशन ये जो अपना है ये प्रेसिडेंट को देते हैं और ये सीएम को अपॉइंट करते हैं। जो स्टेट के सीएम होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इनकी जो ऑर्डिनेंस पावर है
वो आर्टिकल 213 में आती है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा था जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है वो 123 में आती है। इसको याद कीजिए, जो गवर्नर की है वो 213 में आती है, जो प्रेसिडेंट की है वो 123 में आती है। पार्डनिंग पावर जो है वो उनकी आर्टिकल 161 में आती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज़। तो यूनियन टेरिटरीज जो पार्ट है ये आपका एग्ज़ाम को लेकर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि जो यूनियन टेरिटरीज है ये आर्टिकल 239 से लेकर 242 में आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पंचायत की। पार्ट 9 में आता है पंचायत, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आज की डेट में जो देखे जा रहे हैं वो इस टॉपिक से ही बन रहे हैं। पार्ट 9 जो कि पंचायत है, इसको याद कीजिए कि आर्टिकल 243 में ये आता है। पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटी, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको अभी ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 97 अमेंडमेंट में, 97 अमेंडमेंट में इसको ये ऐड किया गया है। और जो हमारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूनसिपैलिटी पंचायत का जो पार्ट है ये मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल नहीं होता। 73 अमेंडमेंट जो आया था वो था आर्टिकल 243D रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत इज़ 1/3 ऑफ टोटल। जितने भी पंचायत में मेंबर होंगे उनमें से 1/3 वुमेन का होना ज़रूरी है। ये 73 अमेंडमेंट आर्टिकल 243D में ऐड किया गया है। रिजर्वेशन ऑफ SC ST ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होंगे, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि SC और ST कितने रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट 10 शेड्यूल एरियाज़। शेड्यूल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का रूल एप्लीकेबल नहीं होता। पार्ट 10 से आपको जो मेन चीज़ है वो यही याद रखनी है कि इसके अंदर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। बहुत ही मेन पॉइंट है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट 15। बीच के जितने पार्ट इग्नोर किए गए 11, 12, 13, 14 ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। बात कर लेते हैं पार्ट 15 की इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 से 329A तक सभी इलेक्शन कमीशन में आते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 6/65 होता है, मतलब 6 साल या फिर 65 साल उम्र। सैलरी इनकी जो डिसाइड है वो पार्लियामेंट करती है। रिमूवल इनका सेम होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है वैसे ही इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल है वो होता है। ये रिटायरमेंट के बाद कहीं भी काम कर सकते हैं, जबकि कुछ पोस्ट पे हमारे बाउंडेशंस लगी हुई है कि अगर वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद वो आगे काम नहीं कर सकते कहीं भी। उसके बाद बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 338 है ये SC है, आर्टिकल 338 ये ST है, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 320 BC। इन 3 आर्टिकल्स को आप बिल्कुल एक बार माइंड में सेट कर लेना। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इनको नोट कर लेना, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट 18 एमरजेंसी। एमरजेंसी 3 तरह की होती है, नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी और फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी ये आर्टिकल आती है 352 में, जो कि स्टॉप की जाती है, मेजोरिटी लेके आनी पड़ती है इसको रोकने के लिए लोकसभा में। इसका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता। उसके बाद आती है स्टेट एमरजेंसी। स्टेट एमरजेंसी आर्टिकल 356 में आती है, और इसको प्रेसिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए लगा सकता है किसी भी स्टेट के ऊपर स्टेट एमरजेंसी को। उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में आती है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती इस एमरजेंसी की, आप जितना टाइम तक चाहो, जब तक आपका जो स्टॉक है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, अगर फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं हो पा रही, सही आर्थिक स्थिति, तो जब तक आप इसको लगा के रख सकते हो आर्टिकल 360 को। उसके बाद बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की। जो हमारा पार्ट 20 है ये आप बिल्कुल एक बार माइंड में सेट कर लेना। पार्ट 20 अमेंडमेंट और आर्टिकल 368। आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है, ये जो अमेंडमेंट का आर्टिकल है वो क्या है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का आर्टिकल है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स है वो आपको नीचे स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। एक और याद रखने की बात यहाँ पे क्या है, अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सीटिंग का होना ज़रूरी नहीं होता। फॉर अमेंडमेंट जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा नॉट रिक्वायर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाता है कि क्या जॉइंट सीटिंग करनी ज़रूरी होती है कोई अमेंडमेंट पास करने के लिए। ऐसा नहीं होता। आप पहले किसी भी अमेंडमेंट को पास करने के लिए आप लोकसभा से मेजोरिटी लेके आ सकते हो, राज्यसभा से मेजोरिटी लेके आ सकते हो। एक सदन से मेजोरिटी लेने के बाद आप दूसरे सदन में उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की।
अमेंडमेंट 10 जो है ये दादर एंड नगर हवेली को यूटी बनाया गया था, ये 1961 में हुई थी। उसके बाद बात कर लेते हैं अमेंडमेंट 13 कि नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद अमेंडमेंट 24 जो कि 1971 में आया था, इसके अंदर था कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट फॉर अमेंडमेंट। कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आपको प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो आर्टिकल अमेंडमेंट 36 है 1975 में आया था, जिसके अंदर सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद अमेंडमेंट 42 1976 में आया था और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट 42, इसको स्टार बना के सेव कर लेना। अमेंडमेंट 42 1976 में आया था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब हमारे प्रेम्बल में, जिसको इंडेक्स बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था 3 वर्ड्स का, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया था। उसके बाद सेम अमेंडमेंट में हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। हमारी पहले एक फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन अमेंडमेंट 42 में इनको 10 और ऐड कर दिया गया, टोटल हमारे पास हो गई थी 11। उसके बाद 3 न्यू DPSP को ऐड किया गया था और एक को चेंज किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और इन चीज़ों को आप नोट करते रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स को लेके बहुत क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद आती है अमेंडमेंट 44। अमेंडमेंट 44 थी आपकी राइट टू फ्रीडम, इसको रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से और इसको बना दिया गया था एज अ लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये आपका लीगल राइट बन चुका है, राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 300A में इसको ऐड कर दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल अमेंडमेंट 56 जो कि 1987 में हुआ था, गोवा को एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद अमेंडमेंट 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके या फिर आपके पास नोट्स में बिल्कुल सेव कर लेना। अमेंडमेंट 61 1989 में हुआ था, जिसके अंदर जो वोटिंग एज है वो 18 से हटा के 21 कर दी गई थी। पहले जो हमारी वोटिंग की एज थी वो 21 थी, लेकिन उसको अब हटा के 18 कर दिया गया था। ये अमेंडमेंट 61 था जो कि 1989 में आया था। उसके बाद अमेंडमेंट 69 तो शायद आप सबको याद होगा कि इसके अंदर दिल्ली है, इसको एक दिल्ली बना दिया गया था अलग से, तो इसको कैपिटल किया गया था। अमेंडमेंट 86 2002 में आया था, जिसको राइट टू एजुकेशन फॉर 16 to 14 ईयर्स, ये अभी एक रिसेंट पेपर हुआ था SSC MTS का, उसमें उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमेंडमेंट 86 है, ये राइट टू एजुकेशन है फॉर 6 to 14 ईयर्स। अमेंडमेंट 100 जो कि हमारा जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स थे, इनको क्लियर किया गया था, क्योंकि अभी तक ये बॉर्डर्स क्लियर नहीं थे, कहाँ से कहाँ क्या है। अब इन बॉर्डर्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद अमेंडमेंट 101 GST बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे आपको बताया जाएगा GST किस कंट्री से लिया गया है, कहाँ से क्या लिया गया, वो सब आपको आगे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हमारा अमेंडमेंट 102 जो कि NCOBC नेशनल कमीशन फॉर OBC, जो कि आर्टिकल 338B में ऐड किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं अमेंडमेंट 103 की, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा रहा है, इसके आगे भी आप स्टार लगा के सेव कर लेना। अमेंडमेंट 103 जो कि EWS को 10% रिजर्वेशन जो अभी स्टार्ट हुआ है 2019 में। उसके बाद आया अमेंडमेंट 104 जो कि 2020 में आया है, जिसके अंदर जो लोकसभा में रिजर्वेशन थी एंग्लो इंडियंस की, उसको टर्मिनेट करके वो रिजर्वेशन SC और ST को दे दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। जो हमारे पास मेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो है आर्टिकल 315 यूपीएससी के अंदर कोई भी फिक्स नहीं होता कि इसके अंदर इतने मेंबर्स रहेंगे। वैसे नॉर्मली इसके अंदर 8 से 12 मेंबर्स रहते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन है, ये अपना इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और अगर इनको रिज़ाइन देना तो रिज़ाइन भी इनको प्रेसिडेंट को अपना देना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेव कर लेना इसको, आर्टिकल 324 को, इलेक्शन कमीशन। इसके अंदर आपके 3 मेंबर्स होते हैं, 2 बोर्ड मेंबर्स होते हैं और एक चीफ होता है। अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट करता है और इनको रिमूवल करने के लिए इम्पीचमेंट करना पड़ता है, जैसे प्रेसिडेंट को करना पड़ता था। उसके बाद आप बात कर लेते हैं फाइनेंस कमीशन की। 280 आर्टिकल में आता है, 5 मेंबर्स होते हैं, 4 बोर्ड मेंबर्स और एक चीफ होता है। इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट करता है। तो इसके अंदर आपको मेन जो इंपॉर्टेंट वो इलेक्शन कमीशन है, जो कि आर्टिकल 324 में आता है। इसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, 2+1। अपॉइंटमेंट इनकी प्रेसिडेंट करता है और रिमूवल इनका
रिमूवल और इम्पीचमेंट इनका प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। AGI भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में। AGI आर्टिकल 76 में आता है। इनको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। इसके अंदर एक मेंबर होता है, AG एक ही होता है इंडिया का। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इनका प्रेसिडेंट करता है। इनका अपॉइंटमेंट भी और इनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट करता है। इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता। उसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, CAG आर्टिकल 148 में आता है। इनको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, रिमूवल इनका इम्पीचमेंट से होता है और इनका टेन्योर फिक्स होता है 6 to 65 ईयर्स। या तो इनकी जो 6 साल का इनका कार्यकाल वो पूरा हो जाए या फिर इनकी उम्र 65 हो जाए तो इनको ये अपना रिमूवल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट 214। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 मेंबर्स होते हैं, 33 + 1। क्वालिफिकेशन इनकी 10 साल या फिर हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, 10 साल का इनका एक्सपीरियंस लॉयर का होना चाहिए। 65 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज होती है, उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है। हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट जो है वो आर्टिकल 222 में आता है। आर्टिकल 222 होता है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट करता है। कंसल्टेशन किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर की कंसल्टेशन से अपॉइंटमेंट कर देते हैं इनका प्रेसिडेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो हो आर्टिकल 80 में आती है, जो कि लोकसभा आर्टिकल 81 में आती है। हेड कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट, और इनके हेड होते हैं स्पीकर। मिनिमम एज राज्यसभा की होती है 30 ईयर्स, लोकसभा की होती है 25 ईयर्स। राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर्स होते हैं, 238 + 12। यहाँ पे 552 मेंबर होते हैं, 550 + 2। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। इनके हर 2.5 साल में कुछ मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं। वैसे ही जो कि लोकसभा ये हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमानेंट हाउस किसको कहा जाता है? दूसरा, टेम्परेरी हाउस किसको कहा जाता है? टेम्परेरी हाउस लोकसभा को कहा जाता है क्योंकि 5 साल में ये डिसॉल्व हो जाती है। अभी MTS का एक रिसेंट क्वेश्चन आया था पेपर में, जिसके अंदर पूछा गया था कि लोकसभा को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम लोकसभा क्या है हिंदी में? तो उसका ऑप्शंस में आया हुआ था संसद। तो लोकसभा से भी काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। इंपॉर्टेंट कुछ आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। आर्टिकल 108 जॉइंट सीटिंग इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 112 बजट, आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल, आर्टिकल 153 गवर्नर जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 243 के, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको एग्जाम को लेकर 243 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया होता कि 243 के में क्या है। तो इसके अंदर जो हमारे पंचायत इलेक्शंस हैं उनको बताया गया कि किस तरीके से उनको इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद 335 रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन गवर्नमेंट जॉब्स। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से, कौन सी कंट्री से क्या क्या लिया गया है। तो जापान से लिया गया है हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जर्मनी से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आयरलैंड से लिया गया हमारा DPSP, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। सोवियत यूनियन से लिया गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियाज़ ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल्स। फ्रांस से लिया गया हमारा रिपब्लिक, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी इन प्रियम्बल। जो हमारे 3 वर्ड्स मैंने आपको पीछे बताए थे जो हमारे 42 अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, आइडियाज़ लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी। US से लिया गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, जॉइंट सीटिंग।
कनाडा से लिया गया हमारा फेडरेशन, रेजिडरी पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एडवाइजरी, जुरिस्डिक्शन। यूके से लिया गया हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रीट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा शेड्यूल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। सबसे पहला है नेम, अलाउंस, ओथ, सीट्स इन राज्यसभा, शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरिया, डिवीजन ऑफ पावर। इनको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। अब मान लो आपको इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहले आप अपना नाम दोगे नॉमिनेशन के लिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं नेम। उसके बाद अलाउंसेस, हमें पैसा इकट्ठा करना होगा क्योंकि इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा, तो अलाउंसेस आप उसके बाद इकट्ठा करोगे। इलेक्शन जीतने के बाद आप ओथ लेने जाओगे, ओथ लेके आपको सीट मिल जाएगी राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में सीट मिलने के बाद आप शेड्यूल एरियाज़ में जाओगे, वहाँ से ट्राइबल एरियाज़ में जाओगे, वहाँ जाके अपना डिवीज़न ऑफ पावर करोगे। ऑफिशियल लैंग्वेज के बेस पे आप डिवीज़न ऑफ पावर करोगे। फिर लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आओगे, उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आएगा। उसके बाद फिर आप पंचायत में जाओगे, वहाँ से आप म्यूनसिपैलिटी में जाओगे। तो एक ग्रैबिंग पावर होती है, इसको आप सीरीज़ बना लो कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट कौन से शेड्यूल में आता है, या फिर आपका जो शेड्यूल एरियाज है ये कौन से शेड्यूल में आता है। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या आता है। तो मिलते हैं एक कुछ नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक स्टडी करना है तो आप नीचे हमें मेंशन ज़रूर कर देना कमेंट में, और जो इसकी PDF है आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। और जो भी आप आज स्टडी करोगे, सेम डे जो भी आप स्टडी करोगे, उसकी एक क्विज आपको नाइट में 7:30 से 8 बजे के बीच आपको क्विज अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पेज पे। वहाँ से आप उसको क्विज को कर सकते हो ताकि आपको याद रहे कि आपने आज क्या स्टडी किया। तो मिलते हैं जल्दी कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।